बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। Q&A 5 क्वेश्चन एंड आंसर्स। बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए थे, जमा हो गए थे, तो कुछ का जवाब दे रहा हूँ, कुछ का जवाब Q&A 6 में दूंगा। पहला सवाल बड़ा सिंपल सा है, मैंने समझाया भी था लेकिन शायद क्लियर नहीं हुआ था। आई लिव डैश कराची डैश पाकिस्तान। अब इसमें एक जगह मैंने कहा था एट आएगा और एक जगह इन, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ बाउंड्री के साथ इन आता है। कराची इज़ अ लोकेशन के साथ एट आता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। सवाल ये था कि अगर सिर्फ इतना लिखा हो आई लिव डैश कराची, तो क्या करेंगे? तो भाई अच्छा, एक जगह एग्जाम्पल दिए उन्होंने, फ्रैंक आर्थर का प्ले है 20 मिनट्स दिस इज अ कैंटब, उसमें लिखा है आई लिव एट स्टेंसर। तो फिर आप यहाँ कैसे कह रहे थे कि इन आएगा? तो भाई बात यह है कि यहाँ इन भी आ सकता है, एट भी आ सकता है, कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। यहाँ भी अगर वो इन कहती तो भी गलत नहीं होता। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि कहने वाला कराची एक बहुत बड़ा सिटी है, इट इज़ अ बाउंड्री, और इसमें मुख्तलिफ़ लोकेलिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो इन कराची ज़्यादा सूटेबल है। एट कराची कह देने का मतलब ये हो जाएगा कि कराची इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन और वेरी स्मॉल लोकेलिटी। जैसे स्टेनसर्प कहा है ना फ्रैंक आर्थर के प्ले में, तो एट स्टेनसर्प कहा है, इन क्यों नहीं कहा? बिकॉज स्टेनसर्प इज़ रियली अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ इंग्लैंड। तो नियर इन द साउथ इंग्लैंड नियर साउथहैम्पटन। तो स्टेनसर्प एक छोटा सा टाउन है, तो एट स्टेनसर्प ज़्यादा सूटेबल था। वहाँ शायद कहने वाले के माइंड में ये था कि इट इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, लेकिन अमूमन इन लगता है, ठीक है ना। लेकिन एट लगा देना गलत नहीं है, मगर उसका कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि इट इज़ अ वेरी स्मॉल लोकेलिटी और वेरी स्मॉल टाउन, ठीक है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इन लगाएं या एट लगाएं, एक ही बात है, ज़्यादातर इन लगाते हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल है कि बड़ा दिलचस्प सवाल है, पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए बाज़ लोगों की आदत बन जाती है कि वो ज़्यादातर जुमले स्पोकन इंग्लिश में जब वो बोलते हैं तो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर वो पैसिव वॉइस पे पैसिव वॉइस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आदत बन जाती है, इससे बचिए। पैसिव वॉइस स्पेसिफिकली वहीं इस्तेमाल होगा जहाँ पर, नंबर एक, रीज़न बता रहा हूँ, नंबर एक, एजेंट यानी डूअर ऑफ द एक्शन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, बट ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, नंबर एक। नंबर दो, वेयर द एजेंट इज नॉट प्रेजेंट, एजेंट मौजूद नहीं है, एजेंट जुमले में है ही नहीं, पता ही नहीं है, ना मालूम है, और अहमियत ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो कुछ रीज़न होते हैं, जैसे मैंने थर्ड रीज़न बताया भी था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पहले लेक्चर में, पूरा डिटेल में मैंने बताया था कि क्यों पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। तो स्पेसिफिक यूज़ है, जैसे समटाइम्स वी मेक द एक्शन वर्ब चेंज द एक्शन वर्ब इनटू बी वर्ब, स्टेट वर्ब। जैसे द ग्लास इज़ ब्रोकन, शीशा टूटा हुआ है, अब यहाँ पर ब्रोकन एडजेक्टिव है और इज़ एज अ स्टेट वर्ब इस्तेमाल हुआ है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस है। तो ये भी एक रीज़न है। एक रीज़न और भी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो क्या है कि व्हेन वी वांट टू चेंज अ ट्रांजिटिव वर्ब इनटू इनट्रांजिटिव वर्ब, जब हम ट्रांजिटिव वर्ब को इनट्रांजिटिव वर्ब में चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर द डैम वॉज ब्रोकन, बिकॉज ब्रेक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं कहता द डैम ब्रोक, तो इसका मतलब डैम ने ब्रेक कर दिया, डैम ने तोड़ दिया, जबकि द डैम वॉज ब्रोकन का मतलब है डैम को टूटा,
तो ये ट्रांजिटिव वर्ब था ब्रेक। अब मैं इसको इंट्रांजिटिव में इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो फिर पैसिव वॉइस यूज़ होगा। तो ये स्पेसिफिक है। जनरल स्पीकिंग इंग्लिश में आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हर जुमले में, हर टेंस में नहीं कर सकते। देखिए ये पॉसिबल नहीं है, बात के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, मीनिंग चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप एजेंट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, अपनी बात का मौजू बना रहे हैं तो एक्टिव वॉइस है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं यानी अपनी बात का मौजू बना रहे हैं तो वो पैसिव वॉइस है। तो मौजूए गुफ्तगू ही चेंज कर दिया आपने, सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट को मौजू बनाकर बात कर रहे हैं तो बात का रुख भी बदल गया, बात के मीनिंग भी बदल गए, ठीक है, बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तीसरा सवाल तफसील तलब है लेकिन जल्दी जल्दी जवाब दूंगा मैं। ड्रामा एंड नॉवल में क्या फ़र्क है? देखिए उर्फ़ आम में आम तौर पर एक आम आदमी, लेमैन, मैन ऑन द स्ट्रीट, कॉमन मैन, जब जवाब देगा तो वो कहेगा भाई ड्रामा परफॉर्म किया जा सकता है, नॉवल परफॉर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ड्रामा और नॉवल रीड तो दोनों किए जा सकते हैं, डिफरेंस ये है कि ड्रामा परफॉर्म किया जा सकता है स्टेज पर, ठीक है ना, या टेलीविज़न पर या कहीं पर भी, लेकिन नॉवल को परफॉर्म नहीं कर सकते। नॉवल इज़ नैरेटिव, स्टोरी है, ठीक है ना, नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच है। ड्रामा इज़ डायरेक्ट स्पीच, डायलॉग है। लेकिन लिटरेचर की ज़ुबान में अगर जवाब मैं दूंगा तो मैं कहूँगा द डिफरेंस इज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? तो देयर आर 4 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन इंग्लिश लिटरेचर। पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है ओमनिशेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब ओमनिशेंट में एशियंट का लफ्ज़ है, देखिए जैसे साइलेंस, जैसे इंडिपेंडेंस, जैसे कॉन्फिडेंस, इन तमाम वर्ड्स को देखें तो ये नाउन है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि इनको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दें तो क्या करेंगे, ये सी हटाएंगे और टी लगा देंगे। देखें ये सी हटाकर टी लगा देंगे। इंडिपेंडेंट, साइलेंट, कॉन्फिडेंट, एडजेक्टिव बन गया ना। इसी तरह से नाउन है साइंस। साइंस का मतलब है इल्म यानी जानना। अब इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, सी हटा के टी लगा दें, शियंट, जानने वाला, ठीक है ना। तो ओमनिशिएंट, सब कुछ जानने वाला। जहाँ राइटर पूरी स्टोरी पर गालिब होता है, यानी रीडर को इंफॉर्मेशन अबाउट स्टोरी और अबाउट कैरेक्टर, अबाउट वॉट एवर, सब कुछ कहाँ से मिलती है, राइटर से मिलती है, और कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। वहाँ हम कहते हैं दिस इज रिटन इन एन ओमनिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है लिमिटेड पॉइंट, ओमनिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। लिमिटेड ओमनिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, जहाँ पर राइटर लिमिटेड ओमनिशिएंट हो जाता है, सब कुछ जानता है मगर कुछ चीज़ें वो खुद नहीं बता रहा। जैसे एक सस्पेंस स्टोरी है, उसने बताया कि जनाब कत्ल हुआ, किसका हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब कुछ बता दिया, ये नहीं बताया कि किसने किया। बल्कि राइटर ने एक कैरेक्टर बना दिया सीआईडी इंस्पेक्टर का। अब वो तफ्तीश करता फिर रहा है, इन्वेस्टिगेशन करता फिर रहा है, और एंड में वो बताएगा कि मर्डर किसने किया। तो रीडर के लिए मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, राइटर। सब कुछ मालूम हो गया लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि मर्डरर कौन है, कातिल कौन है। तो अब वो राइटर की तरफ नहीं देख रहा, अब वो देखेगा उस सीआईडी इंस्पेक्टर की तरफ, उस कैरेक्टर की तरफ, जो जिसके ऊपर उसे पूरा यकीन है कि एंड में जाकर ये मुझे बताएगा कि मर्डर किया किसने है। राइटर नहीं बताएगा, ये बताएगा। तो यहाँ पर ओमनिशिएंट नहीं रहा राइटर, बल्कि लिमिटेड ओमनिशिएंट हो गया, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन उस कैरेक्टर को भी है, तो ये लिमिटेड ओमनिशिएंट हो गया। तीसरा है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है जो जिसमें
राइटर इज साइलेंट, राइटर साइलेंट मोड में चला जाता है। कोई एक कैरेक्टर होता है, वो अपनी ही स्टोरी खुद सुना रहा होता है, यानी राइटर लिखता ही ऐसे है जैसे एक कैरेक्टर लिख रहा हो, यानी कैरेक्टर खुद अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी लिख रहा है, राइटर तो खामोश बैठा है, सिर्फ टाइटल कवर पे नाम है उसका। ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे सेकेंड ईयर का नॉवल है द प्रिजनर ऑफ जेंडा, वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में है। और उसके बाद आता है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं। इसमें ना राइटर बोल रहा है रीडर से, ना कोई और बोल रहा है, कैरेक्टर्स हैं आपस में बातें कर रहे हैं, रीडर से नहीं कह रहे कुछ, रीडर से कोई बात ही नहीं कर रहा, दो कैरेक्टर हैं आपस में बातें कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। अब रीडर उन डायलॉग्स को सुन सुनकर खुद से कहानी अज्यूम कर रहा है, खुद ही कहानी बना रहा है अपने माइंड में। ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। ड्रामा और नॉवल का बड़ा फ़र्क क्या है? देखिए, ओमनिशेंट पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा जाए, लिमिटेड ओमनिशेंट में या फर्स्ट पर्सन में, तीनों के अंदर रीडर जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। रीडर क्या होता है? सेकंड पर्सन, क्योंकि राइटर तो स्पीकर है और रीडर स्पोकन टू। तो राइटर फर्स्ट पर्सन हो गया ओमनिशेंट पॉइंट ऑफ व्यू में। फर्स्ट पर्सन कौन है? राइटर। और रीडर कौन है? सेकंड पर्सन। लिमिटेड ओमनिशेंट में फर्स्ट पर्सन कौन है? राइटर एंड सम कैरेक्टर, और सेकंड पर्सन कौन है? रीडर। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट पर्सन कौन है? कैरेक्टर। सेकंड पर्सन कौन है? रीडर। तीनों में रीडर सेकंड पर्सन है। लेकिन ड्रामे में रीडर हमेशा थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? तो एक तो थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, लेकिन थर्ड पर्सन एक और भी होता है भाई। देखें, ग्रामर हमें ये कहती है फर्स्ट पर्सन कौन है? स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन कौन है? जिससे बात हो रही है, स्पोकन टू। थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में बात हो रही है, स्पोकन ऑफ। लिटरेचर ये कहता है कि थर्ड पर्सन एक और है। एक तो थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात हो रही है, स्पोकन ऑफ। मैं इस पेन के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये थर्ड पर्सन है, लेकिन मैं स्पीकर हूँ, फर्स्ट पर्सन, आप स्पोकन टू हैं, सेकंड पर्सन, और ये पेन थर्ड पर्सन हो गया क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन थर्ड पर्सन एक और भी है। वो कैसे है? अब आप एक बस में बैठे हैं, सामने दो खवातीन बैठी हैं। अब दो हैं और ख़वातीन हैं, खामोशी नामुमकिन है, गुफ्तगू हो रही है, ठीक है ना, सॉरी मजाक किया था मैंने। गुफ्तगू हो रही है, आप नहीं सुन रहे मगर आपको सुनाई दे रही है उनकी गुफ्तगू, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद उनकी गुफ्तगू दिलचस्प होती गई तो आप भी सुनने लगे, और थोड़ी देर बाद आपने अंदाज़े लगाना शुरू कर दिए कि ओहो इनका ये रिलेशन है, ये सास बहू हैं, अच्छा घर पे फड्डा हुआ था, अच्छा इनका ये हुआ था, अच्छा परसों ये हुआ था, कल ये हुआ था। अब आप उनकी गुफ्तगू से अपने माइंड में एक स्टोरी डेवलप कर रहे हैं। हु आर यू? आप हैं कौन? बीच में बोल के देखें, वो दोनों आपस में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, स्पीकर और स्पोकन टू। आप जहां बीच में बोले, दोनों मिलके मारेंगी, कहेंगे भाई तू कौन होता है बोलने वाला, हम किसी तीसरे आदमी को इजाज़त नहीं देंगे बोलने की। इसका मतलब आपको पता चल गया यू आर द थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी। तो थर्ड पर्सन वो है जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बातों को सुन सुनकर कहानी समझ रहा है। अब ये दो तो ख़वातीन हैं, बस में बैठी हैं, बातें कर रही हैं, आप सामने बैठे हैं, मगर ये दोनों टेलीविज़न में हैं। आप टेलीविज़न के सामने बैठे हैं और इन दोनों की बातों को सुन रहे हैं और अपने माइंड में कहानी बना रहे हैं, तो इसी को तो ड्रामा कहते हैं। ड्रामा और किसे कहते हैं? आप ड्रामा देख रहे हैं, ना वो दोनों कैरेक्टर आपसे बात कर रहे हैं, ना आप इन दोनों कैरेक्टर से कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों ही कैरेक्टर की बातों को सुन सुनकर कहानी अपने माइंड में खुद बना रहे हैं। तो ये है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हमेशा ड्रामा लिखा जाता है। तो अब लिटरेचर की ज़ुबान में जब आप सुनिएगा नॉवल और ड्रामे का फ़र्क क्या है? नॉवल का रीडर हमेशा सेकंड पर्सन होता है, ड्रामे का रीडर हमेशा थर्ड पर्सन होता है। देखिए, दो डिफरेंसेस तो मैंने शुरू में बताया ना आपको। एक डिफरेंस तो शुरू में बता दिया मैंने आपको कि नॉवल और ड्रामे का डिफरेंस क्या है। तो मैंने कहा था कि ड्रामा कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज और ऑन टेलीविजन, नॉवल कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। दूसरा डिफरेंस क्या है? ड्रामा इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ डायलॉग्स बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, स्पीकर और स्पोकन टू। नॉवल इज अ नैरेटिव, नरेशन, यानी ड्रामा डायरेक्ट स्पीच है, नॉवल इनडायरेक्ट स्पीच। अब सुने, लिटरेचर की जुबान में नॉवल और ड्रामे का डिफरेंस क्या है? नॉवल का रीडर हमेशा सेकंड पर्सन होगा, ड्रामे का रीडर हमेशा थर्ड पर्सन होगा। ये हो गया आंसर। अच्छा जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर? बड़ा आसान जवाब सवाल है. लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में क्या फ़र्क है? मैं ये रख देता हूँ, फिर आपको सवाल का जवाब देता हूँ. आज के सवाल यहाँ मुकम्मल हो गए. लिटरेचर होता क्या है? देखिए, एनीथिंग इन रिटन फॉर्म. जनरली एक जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ. जब मैं लिटरेचर का चैनल शुरू करूँगा, बहुत जल्द शुरू करना, चैनल बना लिया है मैंने, वीडियोस एडिट हो रही हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह. लिटरेचर की सही डेफिनेशन वहाँ बहुत डिटेल में दूंगा आपको मैं. फ़िलहाल दायरे के मेरे स्टूडेंट सारे के सारे लिटरेचर नहीं कर रहे हैं, एमए नहीं कर रहे हैं लिटरेचर में, तो आम जवाब यहाँ मैं दे रहा हूँ. तफसील इतनी नहीं दे सकता टाइम की कमी की वजह से. कहेंगे तो मैं किसी एक लेक्चर में दे दूँगा. लिटरेचर होता क्या है? जनरली हम ये कहते हैं कि लिटरेचर इज़ एनी पीस ऑफ राइटिंग. एक ख़त है, वो भी लिटरेचर का हिस्सा है, ख़तनवीसी होती है उसमें. एक कहानी है, वो भी लिटरेचर है. नॉवल है, वो भी लिटरेचर है. फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, ऐसे है, पोइट्री है, ये सब लिटरेचर में आती है क्योंकि ये सब लिखा हुआ मटेरियल है, रिटन है. अब जर्नलिज्म भी लिटरेचर में आ गया है और बहुत सारी चीज़ें लिटरेचर में आ गई हैं, ठीक है ना, नए ज़माने में. तो लिटरेचर इज़ रिटन स्टफ़ जनरली, ठीक है ना. उसमें पोइट्री भी है उसमें, लेकिन एक्चुअली लिटरेचर अब मैं लिटरेचर की ज़ुबान में बात कर रहा हूँ. लिटरेचर है क्या? लिटरेचर है क्या? सुने गौर से. अल्फाज की मदद से मुसव्विरी. इत्तेफाक की बात है कि मैं मुसव्विर भी हूँ और शायर भी हूँ, तो मैंने दोनों चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके ये देखा कि जैसे एक मुसव्विर है, एक आर्टिस्ट है, पेंटर, आर्टिस्ट, रंग उठाता है ब्रश की मदद से और कैनवस पे उन रंगों को बिखेर देता है, तो एक शक्ल बन जाती है, एक मंज़र खिंच जाता है, मंज़र कशी हो जाती है. कश का मतलब है खींचना. मंज़र खींच देता है वो रंगों की मदद से, ब्रश इस्तेमाल करता है. एक मैन ऑफ लेटर्स, अदीब, शायर, अदीब, मुसन्निफ, अल्फाज, रंग बरंगे अल्फाज उठाता है और इमेजिनेशन के कैनवस पे, तसव्वुर के, तख़य्युल के कैनवस पे उन अल्फाज को, उन रंग बरंगे अल्फाज को जब बिखेरता है तो मंजर कशी कर देता है, किरदार कशी कर देता है, खींच देता है एक तस्वीर. तो अल्फाज से मुसव्विरी करने वाले को अदीब या शायर कहते हैं आप. ये लिटरेचर है. लिंग्विस्टिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ लैंग्वेज, केमिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज. जब आप लैंग्वेज को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में देखते हैं या साइंटिफिकली उसकी केमिस्ट्री देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड कंबाइन हो रहा है, किस वर्ड को कैसे अदा करने पर क्या मीनिंग निकलेंगे, ये सारी चीज़ें पूरी साइंस है. ये लिंग्विस्टिक्स है. इसमें ग्रामर भी आती है, यूसेज भी आता है, सिंटैक्स भी आता है. ब्रांचेस हैं, सिंटैक्स है और फोनेटिक्स भी आती है, जिसमें किस लफ्ज़ को कैसे अदा करना है. फोनोलॉजी भी आती है. इसके अलावा किस लेटर को क्या साउंड देनी है, ठीक है ना. इसके अलावा साइको लिंग्विस्टिक्स भी आता है कि साइकोलॉजी के लिहाज से नफ्सियात पर किस लफ्ज़ की क्या नफ्सियात हैं. देखिए, लफ्ज़ों की नफ्सियात भी होती है. एक लफ्ज़ जो होता है ना, वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं होता, चंद लेटर्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता. एक लफ्ज़ अपने अंदर एहसास भी रखता है, अपने अंदर मिठास भी रखता है, अपने अंदर तुर्श भी रखता है, अपने अंदर तलखी भी रखता है. एक लफ्ज़ अपने अंदर तलवार की काट भी रखता है और एक लफ्ज़ अपने अंदर गुंचे की नरमी भी रखता है. एक लफ्ज़ जो है वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं होता, वो लफ्ज़ एक वार भी होता है, वो लफ्ज़ एक खेल भी होता है, वो लफ्ज़ एक एहसास भी होता है, वो लफ्ज़ एक दबीज़ भी होता है, वो लफ्ज़ वसी भी होता है, वो लफ्ज़ अरीज़ भी होता है, वो लफ्ज़ तंग भी होता है, लफ्ज़ मीठे कड़वे खट्टे भी होते हैं. लफ्ज़ जो है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना. फिर उस लफ्ज़ की अदायगी कैसे की गई है. मैं कहूँ अच्छा
तो अच्छा के मीनिंग कुछ और है, और मैं कहूँ अच्छा तो अब मीनिंग कुछ और हो जाएंगे, और अगर मैं कहूँ अच्छा तो मीनिंग कुछ और हो जाएंगे। मुझे आमिर खान की ये बात बड़ी प्यारी लगी थी, पीके के अंदर आई थी। तो ये है अल्फाज के मुख्तलिफ अंदाज, ये साइको लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। फिर सीमेंटिक्स है, साइंस ऑफ मीनिंग, ठीक है ना। फिर आता है आपके लिए हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, जिसमें आप हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज और हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स को देख, एटिमोलॉजी, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स को पढ़ते हैं। ये तमाम चीज़ें लिंग्विस्टिक्स में पढ़ी जा सकती हैं, लिटरेचर में नहीं, ठीक है ना। तो लिंग्विस्टिक्स एक अलग समंदर है, लिटरेचर एक अलग समंदर है, और ये दोनों समंदर जो हैं जब मिलते हैं तो फिर बनती है लैंग्वेज, एक खूबसूरत लैंग्वेज, ठीक है ना, एक दुनिया अलग है। तो ये जनाब आज का क्वेश्चन आंसर्स का सेशन था, 5th सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन लेकर हाजिर होंगे। गर्मी बहुत शदीद है और मजबूरी है, मुझे पंखा बंद करना पड़ता है और पसीने इसीलिए आ जाते हैं। ये सब्जेक्ट भी, आपने सवाल भी ऐसा किया था कि पसीने छूट गए थे। बहरहाल तो एक सवाल इसमें से ऐसा था, मैं सवाल भूल गया कौन सा था, वो हमारे इंडियन सब्सक्राइबर हैं, पड़ोसी मुल्क के सब्सक्राइबर हैं, पद्मा नाम है उनका, उन्होंने किया था। अब पता नहीं ये मेल नेम है या फीमेल नेम है, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया है। इंडिया से राजेश कुमार हैं, अनिल हैं और जतेंद्र कुमार हैं, जतेंद्र कुमार अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। ये चैनल जो है आपका चैनल है, ये दुनिया भर के व्यूअर्स का चैनल है, मेरा नहीं है। अपनाइयत के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आप हमें खुशामदीद कहें और शेयर करें, और मैं चाहता हूँ कि आपके वतन में भी ये चैनल इसी तरह पॉपुलर हो जैसे हमारे वतन में हो गया माशाल्लाह से। तो शाद रहें, आबाद रहें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। गर्मी बहुत शदीद है, हीट स्ट्रोक चल रहा है कराची में, ख़ास तौर से कराची वालों को कहूँगा हीट स्ट्रोक चल रहा है भाई, और वैसे भी लॉकडाउन है। घरों में रहिए और अपने वालिदैन का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का, बच्चों का इस गर्मी में तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। कोरोना से भी अल्लाह ताला महफूज रखे और इस शिद्दत की गर्मी से भी अल्लाह ताला महफूज रखे। शुक्रिया बहुत बहुत, शाद रहें, आबाद रहें।